मार्केट का बुरा हाल, हमें नहीं पता हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं अपन टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ये वो कंपनीज है जिनकी सेल्स बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, कंपनी के फंडामेंटल मतलब सब कुछ अच्छे है, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म आउटलुक कंपनी का बहुत अच्छा है। फिर भी वो लास्ट के 2 दिन के अंदर अप टू 10% तक गिर गए हैं लास्ट के 2 दिन में, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था गिरने का, फिर भी वो गिर चुके। बस वो ये पूरा मार्केट गिरता है तो साथ में सबको ही लेके डूबता है, वो वाली चीजें, तो उस वजह से गिर गए हैं। ठीक है, जहां लोगों का ईयरली रिटर्न सालाना वो कमाते 12% 10% है, उसमें ये केवल 2 दिन के अंदर 10% तक गिर गए। तो आइए बात करते हैं, शायद ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल एडवाइस। आप खुद की रिसर्च कर सकते हो बाय सेल के पहले, दिस जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, एंड उसके पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मार्केट में लोगों का पैनिक बहुत है, तो लोग इंस्टा पे बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं अब क्या करें, इसका क्या करें, निफ्टी से पोजीशन हटा ले, वो हटा ले, क्या करें। सिंपल चीज़ है, देखो आप किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर से बात करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से बात करोगे, सिंपल है, जिन्होंने भी अपने आज तक वेल्थ बनाई है, कंसिस्टेंसी इज द की। जब मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, वही सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा इन्फ्यूज करने की, प्रोवाइडेड पैसा आप वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट गिरा हुआ हो तो। अगर क्योंकि आपको वो सेम असेट आपको कम वैल्यू पे मिल रही है, तभी तो पैसा ग्रो होता है आपका। बट प्रोवाइडेड आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करो, गलत कंपनी चूज करा तो बचा कुछ भी चले जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शेयर है अपना एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री एक लार्ज कैप कंपनी का शेयर। मैं लगभग जो भी बात करूंगा लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें मैक्सिमम तो मैं लार्ज कैप की बात करूंगा मैं। फिर भी अभी ये लार्ज कैप है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जिनको नहीं पता। लास्ट के 1-2 दिन में ये 8% तक गिर गया, लास्ट के 1-2 दिन के अंदर, और विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन, कोई भी रीजन नहीं था। कंपनी करती क्या, देखो मैं इस ब्रीफ में बता देता हूँ। कंपनी सिंपल सा है, आईटी कंपनी भी इसके लिए वर्ड सही नहीं है, आईटी कंपनी का भी ये इनोवेटिव उससे भी बड़ी कंपनी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कंपनी को चाहिए ना, कि कंपनी अभी कुल मिला के मैनुअली काम करिए, उसको सारा काम डिजिटली कराना है। वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कंपनी को एआई यूज लेना है, एआई बनवाना है, एआई कैसे यूज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, सब कुछ। इवन जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है लाइक अमेरिकन एयरलाइंस, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह कौन मैनेज करता है, यही करती है। ओरेकल भी इससे सर्विस लेता है। बड़े बड़े बैंक जैसे सिटी ग्रुप, बारक्लेज, ये सब इसके कस्टमर है। ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी एक तरीके से, एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए। ठीक है, कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के फंडामेंटल आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, डेट इक्विटी 0.1, मतलब ना के बराबर डेट है, बिल्कुल भी डेट एक तरह से नहीं है। कंपनी का अगर मैं पी रेशियो बात करूं, थोड़ा सा ज्यादा इंडस्ट्री कंपैरिजन में, इसका पी रेशियो 39 है, इंडस्ट्री का 26 है। ठीक है, पर कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ऑर्डर इनके पास ऑलमोस्ट पड़े। अपन ऑर्डर बुक वैल्यू की बात भी करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सब बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, सब बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी का शेयर गिरा कि उसकी बात करते हैं। कंपनी का शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि एक केवल वन टाइम अकाउंटिंग इंपैक्ट आया था। आपको पता होगा बहुत सी कंपनी के साथ ये हुआ, अभी एक नया लेबर लॉ इंडिया के अंदर आया है। तो नए लेबर लॉ की वजह से क्या हुआ, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं कंपनी के, रिसेंट Q3 के रिजल्ट, उसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, प्रॉफिट भी एज सच, ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोइंग है। पर हुआ क्या, एक वन टाइम का उनको एक्सपेंस बुक करना पड़ा न्यू लेबर लॉ की वजह से, 590 करोड़ का। अब वो 590 करोड़ का जो इन्होंने एक्सपेंस बुक करा ना, वो कोई असली में उनका कैश पेमेंट नहीं है, एक्सपेंस असली में नहीं है, एक नॉन कैश आइटम है, केवल अकाउंटिंग का एक्सपेंस है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट एक नया लेबर लॉ ले आई, अब मैं इतना टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू केवल कि अकाउंटिंग में चेंज आया, अकाउंटिंग में चेंजेस है, बाकी असली में कोई भी एक्सपेंस कंपनी का नहीं हुआ है। तो ये केवल वन टाइम इंपैक्ट था, इसका इंपैक्ट बहुत जगह गया है, बहुत सी कंपनी में गया है। आप इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं है एक तरीके से। अगर आप इसको हटा दो 590 करोड़ के एक्सपेंसेस को, तो कंपनी का जो नेट एडजस्टेड प्रॉफिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 25 to 30% तक बढ़ा है। कंपनी बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो ये केवल एक इरेशनल बिहेवियर था यूजर्स का, जिन्होंने पैनिक आ गए, बिना फालतू को पैनिक आ गए कि लास्ट Q3 का रिजल्ट खराब आया। नहीं, Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बस एक अकाउंटिंग इशू है और कुछ भी नहीं है, नया लेबर लॉ आया है। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल, फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके अंदर 16% की मार्जिन इंप्रूव हुई है, पहले 13.8% था, अभी वो 16.1% पे पहुंच गए। कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले, बीएफएसआई पे, हाईटेक, हेल्थ केयर ऑर्डर खूब से मिले। इवन जो इंडिया का सीबीडीटी है, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट इंडिया का, इन्होंने भी इनको 3000 करोड़ के ऑर्डर दिए एक एआई को डेवलप करने के लिए। 3000 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने दिया। इसके पास जो ऑर्डर बुक वैल्यू ऑन एंड अप्रोक्स चल रही है, वो चल रही है $1.7 बिलियन। 1.7 बिलियन की ऑर्डर बुक है, इतनी सेल तो इसकी फिक्स हो चुकी है, एक तरीके से ऑर्डर इसके पास, कंपनी के पास आ चुके हैं। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रोइंग है, कोई इसका खास रीजन नहीं था शेयर का गिरने का, पर अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप इसको देख लेना।
अब अपन एक बार मैं उसके पहले एक बार आपको क्रॉस चेक कराता हूँ डाटा कि आपको मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट हो जाए, उस चक्कर में एक बार देखो। ये एलटीआई कंपनी का आपका शेयर का चार्ट है, ये अभी इसकी प्राइस चल रही है 8.7% लगभग 2 दिन के अंदर ये गिरा है। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का रेवेन्यू देखोगे बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। 2021 में 12,000 करोड़ था, 2025 के अंदर ये 39,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू है। प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, आप ये भी क्रॉस चेक कर सकते हो। इसका पी रेशियो, इसका आरओई वगैरह सब कुछ ठीक है, डेट टू इक्विटी भी ठीक है। और ये कंपनी के प्रमोटर्स की जो इवन शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 68% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, मतलब बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास शेयर है, मतलब प्रमोटर्स कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर है। अब पर हुआ क्या था, कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू था, क्वार्टरली रेवेन्यू आप देखोगे तो ग्रो तो करा है, 10,000 से 11,000 तक पहुंच गया ये। प्रॉफिट के अंदर इशू आया था, जो मैंने बोला था कि क्वार्टरली प्रॉफिट जो हुआ था लास्ट वो कम हो गया था। और क्यों कम हुआ था, 500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, वो एक वन टाइम एक्सपेंस उनको बुक करना पड़ा अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये रीजन था, तो ये एक मेन ही था। तो बाकी आप चेक कर सकते हो, फ्यूचर आउटलुक कंपनी का अच्छा है। अब अपन बात करते हैं बाकी के आगे 4 शेयर की, बट अगर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना और चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना। तो लाइक सब्सक्राइब करने के बाद अपन आगे चलते हैं, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। अदरवाइज अभी जैसे आज की वीडियो है तो ये अभी अगर आपको इस पर कुछ एक्शन लेना है तो आपको फटाफट से एक्शन लेना पड़ेगा अगले दिन ही। अगर आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन आपने प्रेस नहीं करा तो आपको नोटिफिकेशन लेट मिलेगी, वीडियो लेट मिलेगी, जब तक तो वीडियो का कोई सेंस रहेगा नहीं। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड कंपनी अपनी सबसे चहीती और प्यारी कंपनी, दैट इज रिलायंस लिमिटेड। इसके बारे में मोस्टली आप लोगों को पता होगा। रिलायंस लिमिटेड जन 26 ईयर टू डेट, मतलब एक महीना भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर 12% गिर चुकी है। ये वो कंपनी जिसने लगातार 5-10 सालों के अंदर 500% तक का CAGR दिया है, लगातार ग्रोथ करी है। तो अब कंपनी के फंडामेंटल्स की मुझे शायद बात करने की जरूरत भी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, डेट टू इक्विटी 0.4 है, पी भी इसका ठीक ठाक है। इसका पी मतलब इसका 19 है और बाकी 17 है पी, मतलब ऑन एंड अप्रोक्स इंडस्ट्री के बराबर चलता है। रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रोइंग है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रोइंग है, सब कुछ अच्छा है रिलायंस का। और इवन रिलायंस एक अकेली वो कंपनी है जिसने आज तक के जितने भी रिसेशन, इन्फ्लेशन या मतलब जो भी आज तक ट्रेजेडी हुई है, हर केस के अंदर रिलायंस ने अपनी कंपनी को संभाला है और हर केस में उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहे, उसने शेयर की वैल्यू संभाली है। तो रिलायंस तो कुछ ऐसी कंपनी है जहां पे इन्वेस्टर अपनी आंख बंद करके भी पैसा डाल देते, ऑनेस्टली उस तरह की कंपनी। तो इस कंपनी के शेयर को गिरा क्यों है, हुआ क्या था। अब वैसे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं, इसके Q3 का रिसेंटली रिजल्ट आया था। तो Q3 का रिजल्ट क्या खराब आया था, नहीं खराब नहीं आया था, पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया था। अगर मैं उसके Q3 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करूं, उसका रेवेन्यू 11% से ग्रो हुआ है, अच्छी बात है, पर उसका प्रॉफिट केवल 0.56% से ग्रो हुआ है। जहां आपका रेवेन्यू 11% से ग्रो है, वहां पे आपका प्रॉफिट केवल 5.5% से ग्रो है। वो थोड़ी खराब चीज लगी, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिट इसका कम से कम 8-10% तो ग्रो करेगा, पर उतना नहीं करा। तो इस वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन जितना ग्रो नहीं कराना, इस वजह से शेयर की प्राइस गिरी है। साथ में आपको पता है कि कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज की, चलो बाद में बात करते हैं। और अब ये इसका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ग्रो क्यों नहीं हुआ, इसके 2 सेगमेंट है, रिटेल और ऑयल गैस सेगमेंट, इन दोनों थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। रिटेल सेगमेंट का रेवेन्यू तो 8% बढ़ा है, पर इबिड्डा केवल 1.3% ही बढ़ा है, मतलब कम इबिड्डा बढ़ा है। ऑयल गैस सेगमेंट इसका नेगेटिव में चले गया था। ऑयल सेगमेंट एक तरीके से इसका कि रेवेन्यू उसका 8.4% से नेगेटिव गया है और इबिड्डा 12% से नेगेटिव गया है, क्योंकि इस बार गैस की प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई थी और जो सेलिंग प्राइस थी वो भी कम हुई थी, इस वजह से ये हुआ था। पर इसका जो मेन सेगमेंट है जियो वाला, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ। और इवन जो इसका एक कोर सेगमेंट है एनर्जी सेगमेंट, उसका इबिड्डा 16% से बढ़ा है। तो जियो, कोर और जो एनर्जी सेगमेंट और बाकी सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक ये बेसिक रीजन मेन इसका एक ये वाला था। और एज वेल एज आपको पता है जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं कि अगर अपन रशिया से इंपोर्ट करेंगे तो वो ट्रंप चाचा ने हमारे बहुत सी धमकियां दे दी है, तो उस चक्कर के अंदर भी हुआ है जियोपॉलिटिकल इशू कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट रिलायंस ना करे उस चक्कर में। तो ये कुछ बेसिक रीजन थे। एज सच कंपनी के बाकी फंडामेंटल ओवरऑल ठीक है, बस एक Q3 के अंदर 1-2 सेगमेंट ने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करा, ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा था। तो इसीलिए रिलायंस आप आंख बंद करके जनरली ट्रस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड बट आई एम नॉट गिविंग बाय सेल एडवाइस, आप खुद की रिसर्च देख लेना। अब कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करूं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोइंग है कंपनी का, जियो का आईपीओ भी 2026 के अंदर ही आने वाला है, सब कुछ अच्छा है। इवन जो बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी से गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, इन्होंने इसको बाय रेटिंग दे दी है कि इसको बाय कर सकते हो। तो रिलायंस आपका उसमें से एक शेयर है जो भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। ये बहुत सालों पहले इस प्राइस में ट्रेड करता था, वापस उस प्राइस पे पहुंच चुका है। तो आप एक बार इस पे एक बार नजर अपनी रख सकते हैं। उसके बाद मैं थर्ड कंपनी की बात करूंगा, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे अक्टूबर से लेके जैन के अंदर ही, मतलब ये केवल 3-1 महीने के अंदर ही 13% गिर चुका है। और 19-20 जनवरी 2 दिन के अंदर ही लगभग 19-20 जनवरी में 5% गिर चुका है। तो ऐसा क्या हुआ है, सॉरी ये वाला इसको ये इग्नोर करो, ये रिलायंस का रह गया। बजाज फाइनेंस आपको पता है कुल मिला के एक एनबीएफसी है, ये
एक एनबीएफसी है, ठीक है, नॉर्मल एक एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। तो अब इस कंपनी के अंदर क्या हुआ है, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स खराब है? नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी ठीक है, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, लोगों से लोन लेती है, लोगों को लोन देती है, मतलब डिपॉजिट लेके लोन देती है। तो डेट टू इक्विटी वैसे इसका ठीक है, 3.85, वैसे बुरा नहीं है, क्योंकि एक एनबीएफसी का इतना होता है, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही लोगों से लोन लेना होता है और लोन देना होता है। उसके बाद प्राइस टू इक्विटी एंड मतलब जो पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, चाहे इंडस्ट्री का पी रेशियो 21 है, इसका पी रेशियो 31 है, तो एक उस पर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, बाकी ओके ओके। अब शेयर के गिरने का रीजन, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन, कोई भी रीजन नहीं है, ऑनेस्टली कोई भी रीजन नहीं है। बस इतना था कि एकदम से जैसे बातें आई, मतलब न्यूज आउट हुई कि जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो एफआई ने इंडिया से 30,000 करोड़ विड्रॉ कर लिए, कि 30,000 करोड़ उन्होंने इंडिया से पैसे निकाल लिए एफआई ने। तो उस न्यूज की वजह से, बस जो न्यूज आई थी, मार्केट सेंटीमेंट हुआ था, तो मार्केट की वजह से ये भी गिर गया। ऐसा शेयर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है, कंपनी फुल्ली ग्रोन है, कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं हुई है। इवन अभी तक ऐसा भी कुछ नहीं पता कि एफआईआई ने बजाज फाइनेंस को सेल करा या नहीं करा, ये भी नहीं पता, बस वो रूमर्स होती है, तो रूमर्स की वजह से गिर गया है, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इवन आप इसका देखोगे लोन भी 25% से इसका इंक्रीज हुआ है, जो ये लोन बांटती है, तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोइंग लेवल पे। इसका एनपीए का रेशियो भी लो हुआ है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट होती है, कि जो लोग पैसे खा जाते हैं, लोन मतलब रीपे नहीं करते, वो भी बहुत कम हुआ है, मतलब कंपनी को वापस लोन भी रीपे मिल रहा है। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द गुड कंपनी। उसके बाद अपन थर्ड कंपनी की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। लास्ट के एक वीक के अंदर ये ऑन एंड अप्रोक्स 6% गिर चुका है। बैंकिंग सेक्टर है, हाँ। अब आईसीआईसीआई बैंक, आपको पता होगा एचडीएफसी के बाद जो इंडिया में लगभग सेकंड जो बैंक होता है वो आईसीआईसीआई, ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो चल रहा है। जो एचडीएफसी की हालत अभी वैसे भी सही नहीं चल रही है, तो वहां पे आईसीआईसीआई के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप को ग्रो करने की, और ये कर भी रहा है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी 0.7 है, मतलब अच्छा चल रहा है। पी रेशियो बस इसका थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, इसका 17 है, इंडस्ट्री का 14 है, मतलब ओके ओके, ठीक है। अब कि इस कंपनी के साथ हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। वापस जो मैंने तुमको नहीं बोला था, वन टाइम एक इंपैक्ट आया था, वन टाइम उनको लेबर लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन बनाना था, तो इसके भी सेम क्वार्टरली रिजल्ट अभी अनाउंस हुए। तो इस कंपनी ने भी सेम, क्योंकि एक लेबर लॉ, क्योंकि कंपनी में नया एक्ट आया, मतलब इंडिया के अंदर नया एक्ट आया है, तो उसके हिसाब से हर एक कंपनी को एक प्रोविजन बनाना है, तो उन्होंने बस एक एडिशनल प्रोविजन बनाया। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, अभी एक नया लेबर कोड आया है, तो वही लोगों से सेंटीमेंट, लोगों को लगा कि नहीं नहीं क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया। नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट खराब नहीं आया, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बस वो वन टाइम उनको एक्सपेंस, अकाउंटिंग एक्सपेंस बुक करना पड़ा, केवल अकाउंटिंग इशू है। साथ में एक आरबीआई ने भी बोला कि जो एग्रीकल्चर लोन है उस पर भी आपको एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये प्रोविजन है, मतलब असली में कंपनी का कोई एक्सपेंस हुआ नहीं है, बस एक अकाउंटिंग प्रोविजन, आप मान लो अकाउंटिंग करिए कंपनी ने। तो ये अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से इसमें 1283 करोड़ का एक एक्सपेंस बुक हुआ है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा कम शो हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखो इसको इग्नोर करके, तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट सब बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 15 से 20% इसकी डिपॉजिट लोन का रेशियो, मतलब डिपॉजिट लोन इंक्रीज होते जा रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसकी इंक्रीज होकर बहुत अच्छी पहुंच चुकी है। इवन इसका ग्रोस एनपीए का जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम हो गया, मतलब इसको लोन वापस से लोग रीपे कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट बहुत कम बची है। तो आईसीआईसीआई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसमें भी ये बहुत अच्छा गिरा हुआ है, शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद अपन आखिरी शेयर की बात करते हैं, लास्ट शेयर। पर लास्ट शेयर के बाद मैं आपको दो एक स्मॉल टिप और दूंगा, एक और के बाद, मतलब वैसे आपको मैंने 5 शेयर बोला था, पर मैं आपको 7 शेयर बता दूंगा, 2 मैं आपको टिप दे दूंगा, आप देख लेना। बट उसके पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आगे चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब हो गया होगा, अपन आगे चलते हैं। इटर्नल लिमिटेड, जो आपको पता होगा इटर्नल लिमिटेड क्या है, इट्स ए जोमेटो एंड ब्लिंकिट की होल्डिंग कंपनी, एक तरह का जोमेटो और ब्लिंकिट ही है ये शेयर लास्ट के 3 महीने के अंदर 17% गिरा है, लास्ट के 2 दिन के अंदर 4% गिरा है, और आज के अंदर, शायद आज ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये वाली, तो आज के अंदर 21 जनवरी को, मतलब ये शेयर 6% वापस से बढ़ गया है। तो हालांकि ये 3 महीने में 17% गिरा है, पर आज वापस से 6% बढ़ भी गया है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, बट अभी भी इसकी ग्रोथ अच्छी चांसेस है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं मैं, सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के अंदर इसका जो डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, रिवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अलग लेवल पे ग्रो है, पर जो दो खराब चीजें, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.61 और पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में पी रेशियो इसका ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऐसा इसका ज्यादा अच्छा नहीं है। बट क्यों?
क्योंकि आपको पता है जो भी स्टार्टअप होते हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, दीज आर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप पे जब बैट लगाई जाती है तो वो उनके एग्जिस्टिंग चीज को देख के नहीं लगाई जाती, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होने वाली है उसको देख के उनकी वैल्यूएशन होती है। तो वो वैल्यूएशन देख के ही उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, लोगों की इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। इवन आपको पता है जोमेटो, ब्लिंकिट जिस लेवल पे ग्रोइंग है, ये पूरे इंडिया पे ऑलरेडी अपना कब्जा बना रखे, और ब्लिंकिट जिस लेवल पे ग्रो है ना, ब्लिंकिट, इवन जोमेटो, ब्लिंकिट धीरे धीरे प्रॉफिट में आना भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पता है प्लेटफॉर्म फीस लगा दिए, कन्वीनियंस चार्जेस लगा दिए, और यूजर अब हैबिचुअल हो चुके हैं, तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। तो इनको फ्यूचर बेट लगा सकते हैं अपन इसके ऊपर। एग्जिस्टिंग तो इनका आरओई और पी अच्छा नहीं है, बट फ्यूचर बेट क्योंकि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अलग लेवल पे ग्रो है, तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। बट क्यों गिरा शेयर? कोई रीजन नहीं है, जस्ट ए मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश हुआ तो ये भी बस साथ में क्रैश हो चुका है। बहती हवा में वही, बहती गंगा में सब धुल जाते हैं, वो वाली चीजें। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। इवन गोल्डमैन सैक का कहना है कि मतलब गोल्डमैन सैक का एक्सपेक्टेशन है, गोल्डमैन सैक क्या है, वर्ल्ड की जो टॉप 4 इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है उनमें से एक है, कि वो उसके एक्सपेक्टेड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है। गोल्डमैन सैक 12 से 200% तक की वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, 33% अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये 445% इस पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रो होगा। तो ये गोल्डमैन सैक का कहना है, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से। तो ये 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे, उसके अलावा 2 मैं आपको एक टिप दे देता हूं, बस आप एक बार एनालाइज कर लेना अपने हिसाब से। एक अडानी पावर, एक अडानी पोर्ट, इन पे भी आप एक बार नजर बनाए रखना अपनी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, पर इसके लिए भी एक बार आप अपनी नजर बनाए रखना। ये भी शेयर अभी क्रैश हुए हैं, इस पे भी आप अपनी नजर बनाए रखना है, बहुत टाइम से करेक्शन में ही चल रहे हैं। सो बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।